हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन वंस अगेन। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन का थर्ड मीन्स ये क्लास आपका कम्युनिकेशन का थर्ड क्लास है। ठीक है, पहला दो क्लास जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर से देख लेना और उसके बाद ये वाला देखना। कंटिन्यू करेंगे सेशन को। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के मॉडल कितने सारे हैं, ये सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर लिया है। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉन वर्बल के टाइप्स में पहला है आपका पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा लैंग्वेज वर्ड आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस में दिख जाएंगे। पैरा लैंग्वेज बेसिकली वॉइस का नॉन वर्बल एस्पेक्ट होता है। मतलब हम जब बात करते हैं तो हमारे बात करने का जो तरीका होता है, जो टोन यूज कर रहे हैं, जो पिच यूज कर रहे हैं, जो वॉल्यूम में हम बात कर रहे हैं, जिस स्पीड से बात कर रहे हैं, बात करने के बीच में जो पॉज हम लेते हैं, ये सब आपका पैरा लैंग्वेज का पार्ट होता है। ये बेसिकली किसी भी वर्ड का मीनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, मान लो हम एक बहुत ही नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं, तो ये आपका जो कम्युनिकेशन होगा ये बेसिक मतलब नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। बट हमारे बात करने में जब गुस्सा हम दिखाते हैं, एंगर अपना शो करते हैं, तो वो वाला कम्युनिकेशन बहुत ही हॉट कम्युनिकेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है दैट इज टोन हुआ, पिच हुआ, वॉल्यूम हुआ, स्पीड, हम बात करने के बीच में जो पॉज हम ले रहे हैं, ये सब की वजह से आपका जो भी कम्युनिकेशन है उस वर्ड का मीनिंग में जो बदलाव आता है, जिसकी वजह से आपका पूरा कम्युनिकेशन ही बदल जाता है, उसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। एग्जाम्पल, जैसे कि हम बोल रहे हैं अच्छा है, दैट मीन्स हम नॉर्मल टोन में आपको बता रहे हैं कि अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव टोन में पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। लेकिन यही अच्छा है को एक सरकास्टिक टोन में अगर आप बोलेंगे तो ये आपका एक नेगेटिव कम्युनिकेशन बनेगा। अच्छा है मतलब स्लो बोलो, सॉफ्ट बोलो, तो ये बेसिकली डाउटफुल होता है। जब आप किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, उसमें आप बात करते करते थोड़ा स्लो हो जाते हैं, तो यहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाता है। तो इंटरव्यू में अगर आप कॉन्फिडेंट टोन में बात करोगे, तो हायरिंग मैनेजर जो होते हैं, जो एचआर होते हैं, वो भी आपके इंटरव्यू से क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। सेल्समैन अगर आपको एक्साइटेड तरीके से, एक्साइटेड टोन में अपना प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देगा, प्रोडक्ट का जानकारी देगा, तो कस्टमर उसको जरूर से बाय करेगा। तो सिंपल है, अगर हम पैरा लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है हम जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, तो वो बातचीत करने टाइम हमारा जो तरीका होता है, टोन होता है, जिस तरीके से हम अपना पिच को यूज करते हैं, बातचीत करने का जो वॉल्यूम होता है, स्पीड होता है, ये सबको ही हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। वोकल क्वालिटी इसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका काइनेसिक। काइनेसिक का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट। काइनेसिक का अगर हम बात करें तो इसमें आपका जेस्चर, आपका फेस का क्या एक्सप्रेशन होता है। आप जब बातचीत करते हैं तो आपका आई का मूवमेंट हो गया, आपका हेड का नॉड करना, कभी हाँ में कभी ना में, आपका पोस्चर भी शामिल होता है काइनेसिक में। काइनेसिक आपका एक इमोशन और एटीट्यूड डायरेक्टली शो करता है। ठीक है, अब जैसे कि आप बातचीत करते करते स्माइल कर रहे हो, तो ये आपका क्या एक साइन होगा कि आप बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आप बातचीत करते करते एक सैड फेस बनाओ, एक बहुत ही इस तरीके से फेस बनाओ, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप जबरदस्ती बातचीत कर रहे हैं। तो सिंपल है, काइनेसिक का मतलब हम बोल रहे हैं कि आपका बातचीत करने के दौरान बॉडी का मूवमेंट हुआ, आपके फेस का एक्सप्रेशन हुआ, आपका आईज का मूवमेंट हुआ, ये सब आपका काइनेसिक में जाता है। जैसे कि हमने थम्स अप शो किया बातचीत करते करते, मैंने रिप्लाई में आपको अपना थम्स अप शो किया, तो ये बेसिकली अप्रूवल का साइन होता है। बातचीत करते करते मैंने अपना आर्म को क्रॉस कर लिया मतलब फोल्ड कर लिया, तो एक डिफेंसिव मूड को शो करता है। लर्निंग फॉरवर्ड, इंटरेस्टेड। ठीक है, तो अगर कोई नर्वस कैंडिडेट है इंटरव्यू में, अपना लेग बार बार शेक करेगा, पैर बार बार हिलाएगा, तो वो ये शो करता है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, पब्लिक स्पीकर की बात करें तो पब्लिक स्पीकर हैंड जेस्चर यूज करेगा, तो ऑडियंस उसी में उससे इंगेज रहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखो,
आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है, ये एक लाइक साइन शो कर रहा है जो कि बेसिकली बता रहा है कि वो ब्यूटी को शो कर रहा है। ये दोनों अपना अंगूठा ऊपर किया हुआ है, दैट मीन्स ओके बता रहा है। ये दोनों अपना हैंड फोल्ड किया हुआ है जो कि एक डिफेंसिव मोड को शो कर रहा है। ये हैंड मतलब जोड़ा हुआ है, तो दिस इज नमस्ते का साइन। ये कुछ समझना चाहता है, ये अपना थिंकिंग वाला साइन दे रहा है। इसका अलग पोस्चर है, ये अलग कुछ कर रहा है, ये एक अलग है। तो ये सब जो आपका हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो आपका होता है काइनेसिक। सिंपल समझो आप, हम जब किसी से बातचीत कर रहे हैं तो टोन हुआ, पिच हुआ, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब आपका यूज होता है पैरा लैंग्वेज के लिए। और जो हम बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं, बॉडी मूवमेंट हुआ, आपका आईज मूवमेंट हुआ, ये सब आपका बात करता है काइनेसिक का। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में आपको डाउट नहीं करना है। नाउ थर्ड वर्ड है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब होता है टच वाला कम्युनिकेशन। अब जैसे कि अगर किसी फ्रेंड से मिलते हो पहली बार तो क्या करते हो, हैंडशेक करते हो, हग करते हो, ठीक है। शोल्डर पर आपको शाबाशी दिया जाता है जब आप कुछ अच्छा करते हो। तो यहाँ पर जो टच हो रहा है, ठीक है, टच की बातचीत हो रही है, टच से आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं हैप्टिक्स। हैप्टिक्स टच के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि ये कल्चर वाइज चेंज भी हो सकता है। हमारे में आप किसी से मिलोगे तो आप क्या करते हो, नमस्ते करते हो। लेकिन आप फॉरेन वगैरह में जाओगे तो वहां पर आप किसी से मिलोगे तो आप बेसिकली हग करते हो, आप बेसिकली हैंडशेक करते हो, राइट। तो ये कल्चर टू कल्चर चेंज भी हो सकता है। हैप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये कल्चर टू कल्चर अलग भी हो सकता है। जैसे कि फर्म का हैंडशेक, अगर आप मान लीजिए कोई डील करने गए, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने गए हैं, ठीक है, कंपनी की तरफ से, तो अब बेसिकली जब डील यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, आप दोनों सारे पॉइंट्स पर अग्री कर जाएंगे, तो एट द एंड आप क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे, जो कि बेसिकली एक साइन होता है कॉन्फिडेंस का, प्रोफेशनलिज्म का। ठीक है। वीक हैंडशेक मतलब अगर मान लो हैंडशेक नहीं किया, नॉर्मल सा, तो ये नर्वस या फिर ऐसा शो करता है कि डील नहीं हुआ है। पैट ऑन बैक, अगर मान लो आपने नेट एग्जाम क्लियर किया तो आपके फादर आपको शाबाशी देंगे। शाबाशी कैसे देंगे, आपके शोल्डर पर पीठ थपथपाना जिसको बोलते हैं वो। तो वो आपका एक इंकरेजमेंट का साइन होता है। इंडियन कल्चर में एल्डर्स को टच करके रिस्पेक्ट हम दिखाते हैं, लाइक फीट को टच करके। ठीक है, तो वो फीट को टच करना, प्रणाम करना, फीट को टच करते हैं जो हम, ये आपका टच करना किस में आएगा, हैप्टिक्स में आएगा। ठीक है। डॉक्टर पेशेंट के शोल्डर को टच करके रीएश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर शोल्डर को टच करना क्या हो जाएगा, हैप्टिक्स। तो हैप्टिक्स का मतलब सिंपल है, जो भी कम्युनिकेशन जो टच से रिलेटेड हो वो आपका हैप्टिक्स में जाता है ना। फोर्थ आपका होता है फोनेमिक्स। फोनेमिक्स आपका स्पीच साउंड होता है। फोनेमिक्स एक नॉन वर्बल वोकलाइजेशन है जिसमें लाफ्टर हुआ, साइन, HMM जो हम बोलते हैं, UHH, या फिर थ्रोट को क्लियर करना, ये सब इमोशन एक्सप्रेस करता है। तो ये आपका फोनेमिक्स में काउंट होगा। एग्जाम्पल, सरकास्टिक तरीके से अगर आप हंस रहे हो, हा 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 हा, तो ये आपका अलग साइन शो करता है। मॉकरी, जेन्युइन लाफ, ठीक है, हैप्पीनेस को शो करना। हैवी साइन, अगर फ्रस्ट्रेशन दिखाना है। फोन पे अगर आप HMM बोल करके बोल रहे हो तो ये दिख रहा है कि आपका माइंड में अभी भी डाउट है। इंटरव्यू में आप कुछ फिलर वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि हम कभी कभी बातचीत करते हैं ना तो बोलते हैं ना, ऐसे होता है, अच्छा। तो ये सब फिलर वर्ड्स होता है जो कि किसमें काउंट होगा, फोनेमिक्स में काउंट होगा। तो ये आपका नर्वसनेस को शो करता है। ठीक है। ना फोर्थ होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ड्रेस एंड अपीयरेंस। आपका ड्रेस से भी बहुत कुछ कम्युनिकेट होता है। लुक एंड ग्रूमिंग जिसको बोला जाता है। अगर आप डॉक्टर्स की बात करेंगे तो डॉक्टर्स का पहचान क्या है, वाइट कलर का जो वो कोट पहनते हैं। ठीक है। अगर हम लॉयर की बात करें तो लॉयर को हम कैसे पहचानते हैं, उनके ब्लैक कलर के कोट से पहचानते हैं। अगर हमें ब्राइड को पहचानना है, ब्राइड को हम कैसे पहचानेंगे, उनका लहंगा हो गया उससे हम पहचानेंगे, रेड लहंगा, हैवी लहंगा। उनके मेकअप से हम पहचान पाते हैं कि आज का ये जो सेरेमनी है इसमें ब्राइड कौन है। तो यहाँ पर आपके ड्रेस एंड अपीयरेंस से भी कम्युनिकेशन होता है। कपड़ा हुआ, हेयर स्टाइल हुआ, मेकअप हुआ, एसेसरीज हुआ, ये सब एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को शो करता है। अब यहाँ पर दो लोग खड़ा है, मान लो एक ये है और एक ये है। इसने बहुत ही फटे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत ही मतलब पुराने से कपड़े पहन रखे हैं, तो ये क्या एक
साइन शो करेगा कि ये कोई पुअर मतलब गरीब इंसान है। लेकिन मान लो यही पर्सन की अगर हम बात करें, ये बहुत ही अच्छा खासा ड्रेस पहन रखे है, नया है, हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है, तो ये क्या चीज़ का शो साइन है कि ये एक रिच इंसान है। तो ड्रेस एंड अपीयरेंस से भी आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? फर्स्ट इंप्रेशन 7 सेकंड में बन जाती है। पहला इंप्रेशन देखो, इससे बात ये दोनों से हमने बात नहीं किया। बात किए बिना हमने ये कंक्लूड किया इनके अपीयरेंस के वजह से कि ये बहुत गरीब है, और इसके अपीयरेंस से हमने पता किया कि ये बहुत ही रिच है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, तो अगर आप जॉब इंटरव्यू में जाते हो तो आप एक फॉर्मल सूट कैरी करते हो, फॉर्मल सूट पहनते हो। तो ये फॉर्मल सूट पहनना क्या साइन है कि आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है। यही अगर आप जॉब इंटरव्यू में मान लो शेरवानी पहन के चले गए, तो शेरवानी पहन करके जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो सामने वाला एचआर भी सोचेगा कि ये जो बंदा जिसने जो इंटरव्यू देने को आया है, ये खुद भी अपने जॉब को लेकर के इंटरव्यू सीरियस नहीं है, इस वजह से कुछ भी पहन करके आ गया। कैजुअल जीन्स पहनना, हम जब अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, तब क्या हम फॉर्मल सूट में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपने कैजुअल जीन्स कैजुअल ड्रेस में जाएंगे, जो कि एक रिलैक्स्ड वाइब रिप्रेजेंट करता है। अगर हम सीईओ की बात करें तो वो एक एक्सपेंसिव वॉच पहनता है। अगर सीईओ एक्सपेंसिव वॉच पहन रहा है तो वो बेसिकली उसके सक्सेस को शो करता है। मेसी हेयर आपके अनप्रोफेशनल इंप्रेशन को शो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यू नेवर हैव अ सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। और फर्स्ट इंप्रेशन आपका, सबसे पहला इंप्रेशन आपका ड्रेस और अपीयरेंस से जाता है। ड्रेस एंड अपीयरेंस की वजह से भी बहुत कुछ कम्युनिकेट हो जाता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है? नाउ यहाँ पर जैसे कि देखो, ये एक अच्छे तरीके से सूट वगैरह पहना है तो लग रहा है कि ये बॉस हो सकता है, ठीक है? अगर हम बात कर ले इसी में से, मान लो किसी दूसरे पर्सन का, इसकी बातचीत कर लेते हैं, तो इसको देख करके बहुत ही कैजुअल सा फील आ रहा है, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इतने सारे पर्सन ने अलग अलग ड्रेस पहन रखा है, सबके ड्रेस के अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हो कि कौन क्या है, किसकी क्या प्रोफ़ेशन होगी। अगर हम बात करें पुलिसमैन का, तो पुलिसमैन का एक अलग ड्रेस है, क्यों? क्योंकि उनके ड्रेस से ही भी कम्युनिकेशन, उन उसके ड्रेस से भी हमें समझ में आता है कि कौन क्या है। स्टार्स का अलग-अलग मतलब होता है, क्यों? क्योंकि उस वो अपीयर मतलब वो जब पब्लिक देखेगा तो उसे समझ पाएगा कि इसका क्या डेज़िग्नेशन है। तो ड्रेस एंड अपीयरेंस आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ क्रोमैटिक्स। क्रोमैटिक्स क्या है? क्रोमैटिक्स का अगर हम बात करें तो कलर साइकोलॉजी होता है। कलर्स का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं तो दैट इज क्रोमैटिक्स, ठीक है? जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे पार हुआ, तो अगर आपको रेड रोज मिला है दैट मीन्स वो साइन है लव का। अगर आपको येलो रोज मिला है तो वो साइन होता है फ्रेंडशिप का, है ना? अगर आपको व्हाइट रोज मिलता है तो वो साइन होता है पीस का, है ना? तो यहाँ पर कलर की वजह से आपका कम्युनिकेशन में कितना चेंजेस आ गया, आपका कम्युनिकेशन कितना बदलाव ला रहा है। अब जैसे कि अगर हम ट्रैफिक सिग्नल का बात करें, तो ट्रैफिक सिग्नल में अगर रेड शो कर रहा है दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप, आपको रुकना है, ठीक है? अगर येलो शो कर रहा है दैट मीन्स यू हैव टू बी रेडी, आपको रेडी होना है, और अगर आपको ग्रीन शो कर रहा है मतलब आप जा सकते हैं। तो क्रोमैटिक्स उसको बोलते हैं। आपको हमेशा कोई बताने को वहाँ अवेलेबल नहीं होगा कि अभी रेड है मतलब आप रुकिए, अगर अभी आपका येलो है मतलब आप रेडी हो जाइए, अभी ग्रीन है मतलब आप जा सकते हैं। आपको हमेशा वहाँ पर कोई भी बताने को अवेलेबल नहीं होगा। आपको इस कलर को देख कर के समझना है, एंड उस कम्युनिकेशन को हम क्रोमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है? तो मार्केटिंग हुआ, इंटीरियर डिज़ाइन में ये सब यूज़ होता है। जैसे रेड, रेड शाइन होता है अर्जेंसी एंड एनर्जी का। सेल्स बैनर में जब हम शो करते हैं, मान लो ऐसे एकदम रेड कलर में सेल लिख दिया, तो इससे क्या होगा, इस पर हमारा पहले नज़र जाता है, ठीक है? ब्लू साइन होता है ट्रस्ट और काम का, जो हम बैंक में ज़्यादातर देखते हैं। ग्रीन साइन होता है नेचर का, हेल्थ का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। हॉस्पिटल में व्हाइट, व्हाइट क्या शो करता है हॉस्पिटल में? हर चीज़ व्हाइट, कि हम क्लेanलीनेस को मेंटेन कर रहे हैं। आप साफ सफाई पूरा दिखाने के लिए हर एक चीज़ व्हाइट रखते हो। ट्रैफिक लाइट में जो कलर्स होते हैं उसका एक यूनिवर्सल मीनिंग रखा गया है, ताकि सब येलो का मतलब सेम समझे, रेड का मतलब सेम समझे, एंड ग्रीन का मतलब सेम समझे।
तो क्रोमैटिक्स मतलब कलर साइकोलॉजी, कलर वाला कम्युनिकेशन। नाउ 7 में हम देखेंगे प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब होता है पर्सनल स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई अननोन है, अगर आप इस अननोन से बातचीत करोगे तो इससे एक अलग डिस्टेंस आप मेंटेन करोगे। लेकिन अगर आपका कोई नोन है तो उसका और आपका बीच में कम्युनिकेशन करने से में अलग डिस्टेंस होगा। तो हम जो ये पर्सनल स्पेस मेंटेन कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स मतलब होता है पर्सनल स्पेस जोन। मतलब दो इंसान, जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट करने के दौरान उनके बीच में जो डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं उसी को हम प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। जैसे इंटीमेट दैट इज 0 to 18 का डिस्टेंस होगा, पर्सनल में 18 to 4 फीट, सोशल में अगर हम सोसाइटी में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 से 12 फीट, पब्लिक में अगर हम बात करें हैं तो 12 फीट। कल्चर वाइज डिस्टेंस अलग अलग होता है। तो इंडियंस ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं क्लोजर डिस्टेंस पे, है ना। इंडियंस जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी अननोन से भी उतना ज्यादा थोड़ा करीब होकर के ही बात करते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो वेस्टर्न ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहते हैं। मान लो मैं अपने बॉस से बात कर रही हूँ, अब मैं जब अपने बॉस से कम्युनिकेट करूंगी तो हम मेरे बीच में और मेरे बॉस के बीच में कम से कम 4 से 5 फीट का डिस्टेंस मुझे मेंटेन करना होगा, जो कि एक प्रोफेशनल रिलेशन को शो करता है। अगर मैं क्राउडेड बस में ट्रैवल कर रही हूँ तो ये एक फोर्स्ड प्रॉक्सिमिक्स होता है, जो कि एक अनकंफर्टेबल फील होता है। तो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब सिंपल है, जब दो पर्सन बातचीत कर रहे हैं तो आपस में जो वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होते हैं वो भी एक साइन होता है कि हाँ, ये कैसे इंसान हो सकते हैं। अब मान लो एक हस्बैंड और वाइफ है, वो लोग घूम रहा है, तो वो लोग तो इतना डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेगा, वो लोग तो क्लोज क्लोज रहेगा, तो उनको देख करके ही समझ आ जाएगा कि ये कपल है। तो ये आपका प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। 8 वन इज ऑक्यूलेसिस। ऑक्यूलेसिस मतलब होता है आई कम्युनिकेशन। आप जब किसी से बात करेंगे तो आप देखेंगे कोई बहुत जल्दी जल्दी अपने आईज को ब्लिंक करता है। कोई जो है अपने आई का जो बॉल रोल करना बहुत ही अलग अलग, मतलब बात किसी और से कर रहे हैं, देख किसी और को रहे हैं। तो ये आई बिहेवियर की जब हम स्टडी करते हैं दैट इज ऑक्यूलेसिस। ऑक्यूलेसिस मतलब होता है आई कांटेक्ट, आंख में आंख से आंख मिला करके बातचीत करना, गेज ब्लिंकिंग करना, प्यूपिल डायलेशन। तो ये सब आपका कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, डिसेप्शन को शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो डायरेक्ट आई कांटेक्ट है 3 से 5 सेकेंड का, तो हम बिल्कुल आपसे बात कर रहे हैं, आपके आंख में देख करके आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुल रिलेशन शो करता है। अवॉइडिंग आईज, ज्यादातर हम आईज मिलाना, आंख मिलाना अवॉइड कब करते हैं, जब हमारी गलती होती है, या तो हम झूठ बोल रहे होते हैं या फिर हमें शर्म आ रही होती है, शाइनेस वाला साइन होता है। प्रोलॉन्ग्ड स्टेयरिंग एक अग्रेसिव और इंटिमिडिएटिंग रिलेशन को शो करता है। वुमेन ब्लिंक ज्यादा करती है, फिल्ट्रेरियस सिग्नल को ये शो करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स आपका टाइम कम्युनिकेशन को शो करता है। जैसे कि मान लो ऑफिस आपका 9 बजे से है और आप एग्जैक्टली 9 बजे या फिर आप एग्जैक्टली 8:45 में हमेशा ऑफिस पहुंच जाते हो, तो ये क्या साइन शो करता है कि आप अपने टाइम को लेकर के बहुत ही पंक्चुअल है। अगर मान लो ऑफिस का टाइमिंग ही 9 बजे है और आप पहुंचते ही 10 बजे है, दैट मीन्स ये क्या शो करता है कि आप बिल्कुल भी अपना टाइमिंग को लेकर के पंक्चुअल नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमें समझ में आ रहा है टाइम की वजह से, इसको हम बोलते हैं क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स टाइम का यूज को स्टडी करता है। पंक्चुअलिटी हुआ, वेटिंग हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, पर्सनालिटी स्टेटस को दिखाता है। जैसे कि आपको किसी का मैसेज आया 1 बजे और आपने उसको रिप्लाई किया 1:05 पर, तो इट शोज कि वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैसेज किया 1 बजे और रिप्लाई कर रहे हैं 4 बजे, दैट मीन्स यहाँ पर टाइम लैग की वजह से हो सकता है कि हमें ये समझ में आए कि वो बहुत ही बिजी है, उसका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइमली उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। मीटिंग में एग्जैक्टली 2 बजे ही पहुंचना था और आप 2 बजे ही पहुंचे, तो ये एक प्रोफेशनल और रिलायबल रिलेशन, मतलब एक रिलायबल पर्सन का पर्सनालिटी को शो करता है। लेकिन अगर आप 30 मिनट लेट पहुंचे, 2 बजे आपका पहुंचने का था और पहुंच रहे आप 2:30 में, तो ये आपका रिस्पॉन्स एक बनाता है कि आप बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल, आप बिल्कुल पंचुअल नहीं है और हो सकता है आप बिजी भी हो सकते हैं।
क्विक ईमेल का रिप्लाई करना एफिशिएंट और सिंसियर पर्सनालिटी बनाती है। लॉन्ग पॉज, थिंकिंग, हेजिटेशन का। तो क्रोनोमिक्स की जब हम बात करेंगे तो वो किसकी कम्युनिकेशन को शो करता है? टाइम का। ऑल्फैटिक्स, ऑल्फैटिक्स मतलब होता है गंध वाला कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप टेम्पल अभी विजिट किए होंगे, कल ही आपका शिवरात्रि था। आप टेम्पल जब विजिट किए होंगे तो हर तरफ आपका एक पूजा वाला स्मेल जो होता है, जो बिल्कुल एक लाइक अगरबत्ती का स्मेल हुआ, धूप बत्ती का स्मेल हुआ, ये सब स्मेल, ये सब आपको टेम्पल में ही मिलेगा। घर में क्या हमेशा मिलेगा? नहीं। तो इससे हमें समझ में आता है कि टेम्पल में पूजा पाठ वाला माहौल है। ठीक है। तो ओल्फैटिक जब घर में बहुत ही अच्छा, मान लो आप कहीं काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो और आपको अचानक से बहुत ही अच्छा टेस्टी फूड का स्मेल आता है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि आसपास जरूर कोई बहुत ही अच्छा कुकिंग कुकिंग चल रही है, बहुत ही अच्छा कुछ फूड बन रहा है। तो ये आपको किसी ने बताया नहीं, ये स्मेल से आपको पता लगा। तो स्मेल वाला जो कम्युनिकेशन होता है इसको हम ओल्फैटिक्स बोलते हैं, जो स्मेल और फ्रेगनेंस का इफेक्ट को शो करता है। फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत पावरफुल होता है, जैसे कि गुड परफ्यूम। अगर आप बहुत ही अच्छा परफ्यूम यूज करते हो, बहुत ही अच्छा परफ्यूम यूज करते हो, तो ये आपका एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन बनाता है। बैड स्मेल कोई नहीं चाहता है अपना बॉडी से बैड स्मेल देना, बैड ओडोर, तो ये आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाता है। लग्जरी ब्रांड एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस यूज करते हैं। कल्चरल डिफरेंस स्ट्रॉन्ग अतर यूज करना या मिल्ड परफ्यूम को यूज करना। तो सिंपल है, जब हम स्मेल की बात कर रहे होते हैं, फ्रेग्रेंस की बात कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बात हमें, एक मैसेज हमें देता है, एक कम्युनिकेशन हमें देता है, तो ये ओल्फैटिक्स होता है। जैसे घर में मान लो, घर में अगर मान लो मम्मी कभी कुछ बहुत ही यम्मी सा बना रही हो और हमें बताया नहीं गया हो, और हमें अगर इसका स्मेल आता है तो हम पूछ लेते हैं ना कि क्या बना रही हो, क्या बन रहा है, बहुत ही अच्छा यम्मी सा टेस्ट लग रहा है क्या नहीं। तो ये कैसे हो पाया? ये स्मेल और फ्रेग्रेंस से ही हो पाया। उस खाने का जो आपको खुशबू मिल रही है उससे हो पाया है, तो इसको हम बोलते हैं ओल्फैटिक्स। ठीक है। जब हम स्मेल की कम्युनिकेशन की बात करें, फ्रेग्रेंस का कम्युनिकेशन की बात करें, दैट इज ओल्फैटिक्स। ठीक है। रियल सिनेरियो में अगर हम देखें तो जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट है, वो रूम एंटर कर रहा है, मतलब कोई पर्सन है, वो उसने एक रूम में एंटर किया, हमने उसका ड्रेस देखा, तो ड्रेस बहुत ही साफ सुथरा था, तो यहाँ पर पहला कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ, ड्रेस एंड अपीयरेंस वाला। प्रॉक्सिमिस होगा जब वो 4 फीट के डिस्टेंस में बैठेगा, मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहा है उसकी बात हुई, तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आया। क्रोनोमिक्स जब हम देखेंगे कि उसे 9 बजे बुलाया गया था और वो एग्जैक्टली 9 बजे ही आया, दैट मीन्स वो ऑन टाइम है, तो यहाँ पर क्रोनोमिक्स की स्टडी हुई। ठीक है। ऑक्यूलेसिस मतलब जब हमने उससे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन आंसर सेशन जब चल रहा था, वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके आंसर कर रहा था, दैट इज ऑक्यूलेसिस। पैरा लैंग्वेज की बात करें, दैट इज कॉन्फिडेंट टोन। वो जब आंसर कर रहा है कैंडिडेट, तो जिस टोन में वो आंसर कर रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो आपका पैरा लैंग्वेज में जाएगा। काइनेसिक मतलब अपराइट पोस्चर। हैप्टिक्स मतलब उसने निकलने समय हैंडशेक किया। और 90% इंप्रेशन पहले 30 सेकेंड में ही बन जाती है। तो ये पूरा आपका एग्जाम्पल था जो हमने अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सारा पढ़ा उसका। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखोगे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है पैंटोमिमिस्ट। पैंटोमिमिस्ट मतलब होता है, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, इसका नाम क्या था? मिस्टर बीन। बीम या बीन, मिस्टर बीन। ठीक है। मिस्टर बीन, चाहे बीम, जो भी है, तो इसके बारे में तो सभी को पता होगा। क्या ये अपने शो में कोई टॉक करते हैं, कोई बातचीत करते हैं? नहीं। ये क्या करते हैं? सिर्फ अपना आई मूवमेंट करते हैं, है ना। आई मूवमेंट किया, ज्यादा हुआ तो स्माइल किया, ठीक है, कुछ बुरा हुआ तो क्राई करेगा, कुछ बहुत अच्छा होगा तो इंजॉय वाला एक्सप्रेशन देगा। तो बेसिकली यहाँ पर 0 वर्ड्स का यूज किया जाता है, बिल्कुल 100% साइलेंट शो है ये जो शो आप टीवी पे देखोगे, तो ये आपका 100% साइलेंट शो होता है, मतलब कुछ बोला ही नहीं जाता है। यहाँ पर जो भी होता है दैट इज जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप खुश हो तो ये स्माइल करेगा, अगर ये सैड है तो ऐसे फेस बनाएगा, अगर कुछ डाउटफुल है तो ऐसे बनाएगा। तो बॉडी मूवमेंट से इसका पता लगता है, बॉडी मूवमेंट से हम समझ पाते हैं कि ये हमें बेसिकली क्या मैसेज देना चाह रहा है। हम इमेजिनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं एम्प्टी हैंड से। इमोशंस, एक्शन, स्टोरी सब दिखाता है। ऑडियंस को यहाँ पर गेस करना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हम ये फेस का एक्सप्रेशन को देख करके गेस करते हैं कि मिस्टर बीन का अभी
मूड कैसा है। तो पैंटोमिमिस्ट एक ऐसा परफॉर्मर होता है जो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि ये करते हैं, अपना जेस्चर हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, इन सब से एक कंप्लीट स्टोरी या मैसेज कन्वे करता है बिना एक भी शब्द बोले, पैंटोमिमिस्ट। अब जैसे कि आप सर्कस में जाओगे, तो सर्कस में किसको देखेंगे? जोकर को देखेंगे। तो जोकर भी बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है, 100% साइलेंट रहता है। वो अपने जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट से हमें एक मैसेज दे करके जाता है, दैट इज़ पैंटोमिमिस्ट। सिंपल है, पैंटोमिमिस्ट एक ऐसा परफॉर्मर है जो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करेगा, जेस्चर को यूज़ करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन को यूज़ करेगा एंड उन सब के बेसिस पर हमें एक कंप्लीट स्टोरी या फिर कंप्लीट मैसेज कन्वे करके जाता है बिना एक भी शब्द बोले हुए, दैट इज पैंटोमिमिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने अभी देखा बॉडी लैंग्वेज मतलब हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कैसा आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है, जो कि बेसिकली काइनेसिक के लिए होता है। और अगर हम पैरा लैंग्वेज की बात करें तो ये बात करने समय जिस टोन को हम यूज करते हैं वो बताता है। बॉडी लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज दोनों ही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। दोनों आपका क्या कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? काइनेसिक। काइनेसिक मतलब क्या है? आप बातचीत करने समय थम्स अप का साइन शो कर रहे हो, दैट मीन्स गुड जॉब। अब जैसे मेरे कोई स्टूडेंट मान लो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं और वहां पर मैं बोल नहीं सकती हूँ कुछ, तो मैं एज अ साइन लैंग्वेज क्या करूंगी? उसको थम्स अप का साइन शो करूंगी, जो कि एक गुड जॉब वाला गुड जॉब वाला मैसेज होगा। तो इससे मेरा बच्चा समझ जाएगा कि मैं क्या मैसेज देना चाहती हूँ। क्रॉस आर्म मतलब डिफेंसिव एटीट्यूड। लर्निंग फॉरवर्ड दैट मीन्स इंटरेस्टेड। आई रोल करना मतलब मैं उसकी मैसेज से अप्रूव नहीं करती हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज आपका फिजिकल मूवमेंट और एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं, जो बेसिकली जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, हेड मूवमेंट की बात करता है। बेसिकली यहाँ पर हम सब चीज़ देख करके समझते हैं। देखने वाला जो कम्युनिकेशन होगा वो बॉडी लैंग्वेज का होगा। ये बिल्कुल ही साइलेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ भी वर्ड का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल साइलेंट तरीके से वर्ड की ज़रूरत के बगैर मैंने अपने स्टूडेंट को एक मैसेज दिया कि उसका जो प्रेज़ेंटेशन था वो बहुत ही गुड था, अच्छा था। तो मेरा स्टूडेंट को मैसेज भी मिल गया और वो खुश भी हो गया, तो ये बॉडी लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट इज़ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है वोकल क्यूज। मतलब सिंपल है, जब हम बातचीत कर रहे हैं, वॉइस जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वॉइस का नॉन वर्बल एलिमेंट, हम जब बात कर रहे हैं मतलब जिस वर्ड का हेल्प लेकर के मैं आपको मैसेज दे रही हूँ वो तो आपका वर्बल हो जाएगा। फिर यहाँ पर पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल क्यों लिखा है? नॉन वर्बल इस वजह से क्योंकि जो भी वर्ड का मैं यूज कर रही हूँ, जो भी वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, उसको यूज करने समय मैं जिस टोन का यूज कर रही हूँ, मैं जिस पिच का यूज कर रही हूँ, जिस वॉल्यूम में मैं बात कर रही हूँ, स्पीड बहुत ही स्पीड या पॉज लेकर के बातचीत कर रही हूँ, वर्ड यहाँ पर सेम रहता है, डिलीवरी बस चेंज होता है, तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सुन करके समझूंगी। पैरा लैंग्वेज आपका एक ऑडिटरी मीडियम होता है, सिर्फ सुन करके मैं समझ सकती हूँ। जैसे कि मैंने बोला अच्छा है, दैट मीन्स नॉर्मल तरीके से, पॉजिटिव। अच्छा है, ठीक है, ये एक सार्कास्टिक तरीके से अच्छा है, स्लो तरीके से डाउटफुल होगा। अब सिंपल आप समझो, आपको आपके फ्रेंड को बताना है कि 9 बजे आज क्लास है और आपको ये मैसेज उसको सुबह 7 बजे आपको देना है। तो आप यहाँ पर इमीडिएटली इसको फास्ट फास्ट इसको पास करोगे। ये मैसेज बहुत ही फास्ट तरीके से आप पास करोगे अपने फ्रेंड को, राइट? लेकिन यही 9 बजे का जो क्लास आज का आपको मैंने बोला आप उसे संडे को बता देना, तो आप इसको आराम से ये मैसेज दोगे। तो यहाँ जो स्पीड हुआ, ठीक है, ये आपका पैरा लैंग्वेज को बताता है। अब ये दोनों का एक डिफरेंस चार्ट है, जैसे कि यहाँ देखोगे बॉडी लैंग्वेज का और पैरा लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज आपका एक फिजिकल जेस्चर या पोस्चर होता है, पैरा लैंग्वेज आपका वोकल क्वालिटी, टोन, पिच या स्पीड की बात करता है। बॉडी लैंग्वेज में हम विजन और साइट का यूज करते हैं, मतलब इसमें जो सेंस यूज होता है, हमारा सेंस ऑर्गन की बात की जा रही है, वो विजन मतलब हम देख करके, हम किसी भी चीज को देख करके ऑब्जर्व करके समझ पाते हैं। लेकिन पैरा लैंग्वेज में जो कुछ भी हम
ऑब्जर्व करते हैं वो सुन करके, ऑडियो के हेल्प से, मतलब सुन करके, हियर करके। बॉडी लैंग्वेज में हम बॉडी मूवमेंट को देखते हैं, पैरा लैंग्वेज में हम वॉइस मॉड्यूलेशन को देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज में मतलब स्माइल करना, नॉड करना, हैंडशेक करना, ये सब आ जाएगा। पैरा लैंग्वेज में लाफ, विस्पर, येल, चिल्लाना, ठीक है, ये सब पैरा लैंग्वेज में जाएगा। बॉडी लैंग्वेज आपका इंस्टेंट होता है, आप अनकॉन्शियसली मतलब सबकॉन्शियसली ये करते हो। और पैरा लैंग्वेज रियल टाइम में होता है आपके स्पीच के अकॉर्डिंग, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आपका एक हाई इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि थम्स अप हर जगह फॉलो किया जाता है सेम के लिए, बट पैरा लैंग्वेज मीडियम हो सकता है, यूनिवर्सल ज़्यादा नहीं होता है। बॉडी लैंग्वेज में फ़ोन पे बातचीत करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, क्योंकि अगर कैमरा ऑफ हो जाएगा तो हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, तो इम्पॉसिबल। पैरा लैंग्वेज ये आपका मेन सोर्स टोन होता है। बॉडी लैंग्वेज आपका 55% होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, पैरा लैंग्वेज 38%। और ये परसेंट कैसे पता चला हमें? मेहरबिन का एक रूल है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके वजह से हम ये डिसाइड कर पाए कि बॉडी लैंग्वेज किसी भी कम्युनिकेशन में 55% तक हो सकता है और पैरा लैंग्वेज 38% तक। तो सिंपल है, बॉडी लैंग्वेज मतलब हम बात कर रहे हैं जेस्चर का एंड पोस्चर का, एंड पैरा लैंग्वेज टोन हुआ, वॉल्यूम हुआ, स्पीड हुआ, ठीक है, हम किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, पिच हुआ, ये सब आपका पैरा लैंग्वेज में होगा। अब देखो ये वो रूल आ गया जो रूल अभी हमने पढ़ा था, दैट इज मेहरबेन रूल 7, 38 एंड 55 रूल बोलते हैं इसको। ये एक फेमस कम्युनिकेशन थ्योरी है जिसको हम मेहरबेन थ्योरी या फिर मेहरबेन रूल के नाम से जानते हैं, जो ये बताता है कि फेस टू फेस इमोशनल कम्युनिकेशन में भी आप सिर्फ वर्ड का जो यूज करते हो ना वो 7% करते हो। मतलब सिंपल है, मान लो ये राहुल है और ये रजत है, ठीक है। अब राहुल ने रजत से फेस टू फेस मिल करके बातचीत किया, मतलब यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब अल्बर्ट मेहरबिन का कहना है, जिन्होंने 1967 में एक रिसर्च किया था, और 1967 में रिसर्च के मुताबिक ये बोलते हैं कि जब भी हम कोई फीलिंग, एटीट्यूड हम सामने वाले पर्सन को कन्वे करते हैं, मतलब बताते हैं, जैसे कि राहुल यहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन रजत को शेयर कर रहा है, तो क्योंकि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तो बिल्कुल एक वर्बल कम्युनिकेशन होगा। और यहाँ पर जो बातचीत होगी, वर्बल मतलब हम वर्ड्स का यूज करके बातचीत करेंगे। अब ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है ये पूरा वर्ड्स के हेल्प से ही कर रहा है, फिर भी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पास हो रही है उसमें सिर्फ 7% जो बातचीत होगी वो वर्ड का होगा। 38% आपके टोन की बात होती है एंड 55% जो होता है ये आपके बॉडी लैंग्वेज का होता है। अब यहाँ राहुल जब अपना इंफॉर्मेशन इसको देगा तो बिल्कुल इसका हैंड का मूवमेंट भी होगा, इसके लेग का मूवमेंट भी होगा, इसके आईज का मूवमेंट भी होगा। तो ये जो लेग्स, आईज का मूवमेंट, जेस्चर, जिस पोस्चर में ये खड़ा है, इसके फेस का जो एक्सप्रेशन होगा वो 55% होता है। एंड टोन मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जा रहा है, जिस टोन में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपका हो जाता है 38%, ठीक है। जिसके वजह से हम कोई भी वर्बल मतलब कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो उसमें 100 में से 93% कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल ही होता है। तो दिस इज द मेहरबेन रूल, जो कि 7, 38 एंड 55 रूल इसको बोला जाता है। 7% वर्ड्स का यूज करते हैं हम किसी भी कम्युनिकेशन में, 38% हम टोन का यूज करते हैं, दैट मीन्स पैरा लैंग्वेज का यूज करते हैं, एंड 55% हम बॉडी का यूज करते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ काइनेसिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो ये है आपका बॉडी पोस्चर, ठीक है, बॉडी पोस्चर जहां पर आप देखेंगे कि फेस छोड़ो, ठीक है, बॉडी पोस्चर मतलब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? बॉडी मूवमेंट की बात कर रहे हैं,
बॉडी का मूवमेंट की बात करें, यहाँ पर इसने दोनों हैंड अपना क्रॉस करके रखा है, दैट इज शोइंग अ डिफेंसिव नेचर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आगे सीखना चाहता है तो इसका हैंड फोल्ड का अलग है, ये वाला हैंड फोल्ड अलग है, ये अलग है, दैट इज शोइंग अ लर्निंग फॉरवर्ड। मतलब हम आगे और इस मैटर पर सीखना चाहते हैं, दैट मीन्स ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है, ये देखो ये थम्स अप का साइन शो किया है, दैट मीन्स ऑल गुड, ही इज रेडी, ही इज ओके। यहाँ हैंडशेक की हुई है की मूवमेंट हम देख रहे हैं, दैट मीन्स डील डन। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो हैंड्स ऑन हिप, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये टायर्ड हो चुका है। ओपन आर्म्स मतलब ये सक्सेस का साइन शो कर रहा है, वेलकम दिखाना चाह रहा है ना। टचिंग फेस, तो यहाँ पर फेस ये अपना टच कर रहे हैं। पॉइंटिंग फिंगर मतलब तुम ऐसा कर सकते हो, तुमने ही ये किया है, तो दिस इज पॉइंटिंग फिंगर वाला साइन। तो ये सब आपका किस में जाएगा, बॉडी पोस्चर में जाएगा। नाउ जेस्चर का मतलब, जेस्चर का मतलब हमने बॉडी जेस्चर अभी देखा है ना, जानबूझ करके शॉर्ट टर्म एक्शन, मैसेज स्पेसिफिक, हैंड हेड फेस पर फोकस करना। तो जेस्चर मतलब इंटेंशनल होता है, स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट्स से जो मैसेज डायरेक्टली कन्वे किया जाता है, जैसे कि थम्स अप, गुड जॉब। पॉइंटिंग मतलब ये वाला, वेविंग मतलब बाय या हेलो करना, नॉडिंग मतलब यस, शेकिंग हेड मतलब नो। ठीक है, पोस्चर मतलब हम जिस तरीके से बैठे हैं। आपने देखा होगा क्लासरूम में जब आप स्कूल जाते थे तो स्टूडेंट लेक्चर के दौरान जब टीचर पढ़ा रही है तो कोई बेंच पर सो रहा है अगर, तो वो क्या है आपका बेसिकली टायर्ड और लेजी का साइन शो करता है, जिसको स्लाउचिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है जो बेंच पर एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ है, दैट मीन्स वो आपका अपराइट शोल्डर कॉन्फिडेंट का साइन शो करता है। लर्निंग इंटरेस्टेड, ठीक है, हंच्ड शोल्डर मतलब नर्वस का साइन शो कर रहा है। तो ये सब आपका होता है पोस्चर की स्टडी करना। ठीक है, तो जेस्चर और पोस्चर का यहाँ डिफरेंस दिया है जो कि आप देख सकते हैं। जेस्चर मतलब ये आपका स्पेसिफिक बॉडी मूवमेंट होता है और पोस्चर का मतलब होता है ओवरऑल बॉडी पोजीशन को देखना। तो पोस्चर मतलब हम बात कर रहे हैं पोजीशन का, ओवरऑल पूरा बॉडी पोजीशन का, और जेस्चर मतलब हम या तो सिर्फ हेड को देख रहे हैं या फिर हम सिर्फ हैंड को देख करके समझ रहे हैं बातचीत को। तो यहाँ डायरेक्ट मैसेज कम्युनिकेट होता है। पूरा बॉडी का छोड़ो, यहाँ पर मान लो इसने सिर्फ थम्स अप का साइन शो किया, ठीक है, थम्स अप का साइन अगर दिखाया तो इससे हमें डायरेक्ट मैसेज मिला कि वो ओके है। पोस्चर आपका एटीट्यूड एंड इमोशन को शो करता है। जेस्चर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, पोस्चर लॉन्ग के लिए होता है। जेस्चर मोस्टली आपका इंटेंशनल होता है, पोस्चर आपका सबकॉन्शियस होता है। जेस्चर में हम हैंड, हेड या फेस को देखते हैं, पोस्चर में पूरा बॉडी की बात करते हैं। जेस्चर जैसे कि थम्स अप हुआ, पोस्चर जैसे कि अपराइट या क्रॉस्ड आर्म। जेस्चर आपका इंथुजियाज्म को शो करता है एंड पोस्चर आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता क्या है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के भी कुछ टाइप्स है जिससे आपका PYQ बनता ही बनता है और ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम टाइप्स पढ़ेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, जब दो पर्सन आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल। ठीक है, मान लो राम और राधा एक साथ बात कर रही है, एक दूसरे से बातचीत कर रही है, तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जाएगा, जो हम अपना डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, बेसिकली उस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका पहला टाइप है आपका लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है कि हम उस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं जो किसी पर्सन को ऑफिशियली दिया गया है। जैसे कि मान लो हम बात कर लेते हैं एक बॉस का और एक एम्प्लॉय का। ठीक है, एक बॉस का और एक एम्प्लॉय का। अब यहाँ पर बॉस जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा वो एम्प्लॉय को फॉलो करना है। अब एम्प्लॉय उसको क्यों फॉलो कर रहा है, एम्प्लॉय उस इंसान की बात क्यों सुन रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो पर्सन से मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर, उसके पोजीशन की वजह से मिल रही है और इस वजह से मुझे उस इंसान का बात सुनना ही पड़ेगा। तो दिस इज अ लेजिटिमेट पावर जो उस पर्सन को उसकी पोजीशन की वजह से दिया गया है। जैसे कि मैनेजर हुआ, टीचर हुआ या गवर्नमेंट ऑफिसर हुआ। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा।
अब देना पड़ेगा मतलब देना पड़ेगा, आपको उसकी बात को माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस पर्सन ने जिसने ये टैक्स लगाया है, उसके पास वो पावर है, उसके पास वो लेजिटिमेट पावर है, उस पावर के वजह से ये मुझे फॉलो करना चाहिए या ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये पावर लोगों को ये फील करवाती है कि ये मेरा काम है, मुझे ऐसा करना है और मुझे ये फॉलो करना चाहिए। बिना ज़्यादा आर्गुमेंट का हम उस बात को फॉलो करने लगते हैं। कम्युनिकेशन में ये डायरेक्ट ऑर्डर भी हो सकता है या इंस्ट्रक्शन के रूप में भी दिख सकता है। जैसे कि बॉस बोलता है रिपोर्ट कल तक सबमिट करो और टीम इस बात को मान लेता है क्योंकि पोजीशन का रिस्पेक्ट होता है यहाँ पर। लेकिन अगर ओवर यूज्ड हुआ तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट भी एम्प्लॉय जा सकते हैं। तो सिंपल है, जब हम लेजिटिमेट पावर की बात कर रहे हैं तो लेजिटिमेट पावर का मतलब हम यहाँ पर उस पावर की बात कर रहे हैं जो कि किसी एक पर्सन को दी गई है, किसी एक पर्सन को दी गई है एंड वो पर्सन उस पावर का, उस अथॉरिटी का यूज करता है आपको कोई टास्क असाइन करने के लिए, आपको उसे कोई काम करवाने के लिए या आपसे कोई भी गोल को अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टाइप का पावर होता है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का मतलब होता है ये वो शक्ति है, वो पावर है जो दूसरे को मोटिवेट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय ने मान लो अपना सेल्स टारगेट को अचीव किया किसी मंथ में, तो अब हमें उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होगा ताकि उसका काम को देख करके बाकी सब भी उसके जैसा काम करे। तो यहाँ पर वो जो एम्प्लॉय है जिसने ये सेल्स टारगेट को अचीव किया है, उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको क्या दे सकते हैं? एज़ अ रिवॉर्ड इंसेंटिव दे सकते हैं, है ना? उसको प्रेज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसका सैलरी हाइक कर सकते हैं, उसको प्रमोशन दे सकते हैं, पब्लिक एप्रिसिएशन करा सकते हैं, तो ये रिवॉर्ड पावर होता है। ठीक है, तो रिवॉर्ड पावर का मतलब सिंपल है, हम उस पावर की बात कर रहे हैं जिसको यूज करके हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज किसी का अप्रिशिएशन कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव री जैसा होता है। लोग सोचते हैं अच्छा करूंगा तो फायदा मिलेगा, मतलब अपना काम टाइम पे करूंगा, अच्छे से करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगी, मुझे प्रमोशन दी जाएगी। तो ये बेसिकली उसको अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है एंड ये करने से उसको रिवॉर्ड दी जाएगी। तो जो पर्सन इसे रिवॉर्ड देगा दैट इज अ रिवॉर्ड पावर, उसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड पावर। रियल लाइफ में अगर हम देखें, सेल्समैन अगर अपना टारगेट पूरा करने करता है तो उसको टारगेट पूरा करने पर बोनस प्रॉमिस दी जाती है, या फिर टीचर अच्छे मार्क्स के लिए आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया देते हैं। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के लिए ये बेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी नहीं बनती है अगर जेन्युइन ना हो तो। अब जैसे कि मान लो ये वाला आप लाइन इग्नोर कर सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपल आप समझो, रिवॉर्ड पावर का मतलब है कि हम यहाँ पर उस पावर की बात कर रहे हैं, उस शक्ति का बात कर रहे हैं जिसको यूज करके हम किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी से कोई काम करवा सकते हैं, ठीक है? नाउ थर्ड इज कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव पावर होता है बेसिकली जब हम किसी को पनिशमेंट देते हैं, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए हम उसको पनिशमेंट देते हैं। जैसे कि मान लो सेल्स पर्सन का ही जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिया, तो सेल्स में ही कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो अपना टारगेट बिल्कुल नहीं अचीव करते हैं। तो हमें उनसे काम करवाने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा? उनको वार्निंग देना होगा। उनको बोलना होगा कि अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपको क्या किया जाएगा? जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसके अंदर, उस एम्प्लॉय के अंदर एक फ़ियर, उनको उसके अंदर एक डर को क्रिएट करना होगा ताकि वो अपना ये सेल्स टारगेट पर फोकस करे एंड इस पे वर्क करे। तो यहाँ पर जिस पावर को यूज़ किया जा रहा है उसको डराने के लिए, उसको वार्निंग देने के लिए, उसको हम बोलते हैं कोअर्सिव पावर, ठीक है? कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। प्रमोशन तो होगा नहीं ही, बट डिमोशन ज़रूर कर दिया जाएगा, मतलब एक पोस्ट और नीचे जाओगे तो। तो ये आपका पनिशमेंट या थ्रेट
होता है उस पावर को ही हम बोलते हैं कोअर्सिव पावर। जैसे वार्निंग देना, डिमोशन करना या फायर कर देना। तो एक फियर क्रिएट कर रहा है एम्प्लॉय के मन में, ठीक है? गलती की तो बुरा होगा, अगर तुमने टारगेट नहीं अचीव किया तो ये सब हो सकता है तुम्हारे साथ। ऑफिस में स्ट्रिक्ट बॉस बोलते हैं जो ऐसा करता है उसको, ठीक है? लेट से आए तो सैलरी कट हो जाएगी। अगर ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे है तो 9 बजे आओ, अगर तुम 9:05 में भी आ गए तो तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। तो यहाँ पर कोअर्सिव पावर को यूज किया जा रहा है, जो तुरंत इफेक्ट भी करता है। एम्प्लॉय का मोरल गिरता है और इससे टर्नओवर बढ़ता है। अब यहाँ पर ये समझ गया कि अगर मैं 5 मिनट भी लेट हुआ तो मेरी क्या हो जाएगी, सैलरी कट हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम ये ऑटोमेटिक टाइम पर आएगा, ठीक है? ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होती है, लेकिन ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए कोअर्सिव पावर मतलब क्या है? कोअर्सिव पावर में जहाँ हम पनिशमेंट, थ्रेट दे करके किसी से कोई काम करवाते हैं। नाउ फोर्थ वन इज़ एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट का पावर क्या होता है? अब देखो, जैसे कि एक्सपर्ट पावर का हम यूज़ करें तो यहाँ पर नॉलेज की बात की जा रही है, स्किल्स की बात की जा रही है, एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। ठीक है? जहाँ लोग एक्सपर्ट पर ही भरोसा करते हैं क्योंकि वो जानता है, हमें पता है ये बात। डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, ठीक है? जैसे कि मान लो मेडिसिन का नॉलेज बहुत किसी को है, सभी को मेडिसिन का नॉलेज ऑलमोस्ट होता ही होता है। लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो ये आपके पास ना आकर के डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेडिसिन के एक्सपर्ट कौन है, यहाँ पर डॉक्टर है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट पावर यूज हो रहा है, ठीक है? आईटी का कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपको आपका सिस्टम बनवाना है, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई रैंडम पर्सन की भी अगर हम बात करें तो हो सकता है वो भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। लेकिन हम अपने कंप्यूटर को लेकर के एक आईटी एक्सपर्ट के पास जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो पर्सन उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन को क्रेडिबल एडवाइस के फॉर्म में होता है। ये सबसे सस्टेनेबल पावर होता है क्योंकि रिस्पेक्ट नेचुरल होता है, लेकिन आउटडेटेड नॉलेज से ये कमजोर पड़ सकती है। अब जैसे एक्सपर्ट मतलब सिंपल समझो, हम किसी फील्ड के एक्सपर्ट को रीच आउट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्सपर्ट मतलब सिंपल है, नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस से मिलती है एक्सपर्ट पावर हमें। जहाँ लोग एक्सपर्ट पर ट्रस्ट करके उसके पर भरोसा करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कराने को जाते हैं। फिफ्थ इज रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर होता है बेसिकली जो आपका पर्सनल चार्म से किसी को मिलता है। हम किसी को रेफर करते हैं, हम उसकी जैसा बनना चाहते हैं। हम उस सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होके हम उस सेलिब्रिटी के जैसा दिखना चाहते हैं। किसी इंस्पिरेशनल लीडर का सुन करके हम उस लीडर के जैसा आगे सोच रखना चाहते हैं। तो रेफरेंट पावर मतलब हम यहाँ पर किसी को रेफर कर रहे हैं, किसी के जैसा हम वो चीज़ करना चाहते हैं, ठीक है? रोल मॉडल हो सकता है, उसकी क्वालिटी से हम इन्फ्लुएंस हो गए। लोग सोचते हैं मुझे ये बंदा पसंद है, तो उसका कहना मैं मान लूँ। अब जैसे मान लो कोई रैंडम पर्सन बोलता है कि 100 रुपए का जो नोट है वो बंद हो गया है, तो आप इसको नहीं मानोगे एक टाइम पर। लेकिन यही इन्फॉर्मेशन आपका कोई रोल मॉडल है वो अगर आपको देगा, भले ही इन्फॉर्मेशन गलत हो बट आपका कोई रोल मॉडल ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा, तो आप उसकी ये बात को मान लोगे, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन यहाँ इमोशन से कनेक्ट होती है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर ऑडियंस को इंस्पायर करता है, लॉयल्टी और वॉलंटरी फॉलोइंग की जाती है इसमें, ठीक है? नाउ सिक्स्थ इज परसुएसिव पावर। परसुएसिव पावर मतलब होता है किसी को अपने बातों में लाना, किसी को अपने बातों में कन्विंस करना। तो परसुएसिव पावर जो है ये बेसिकली कन्विंसिंग स्किल की बातचीत की बारे में होती है, जो बेसिकली आपका लोगोस, एथोस, पैथोस जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, आई थिंक फर्स्ट क्लास में, उससे रिलेटेड है। अब जैसे कि सेल्समैन आया आपके डोर पर, आपको वो चीज़ लेना भी नहीं था बट उसने अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन इस तरीके से आपको दिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में इस तरीके से आपको समझाया कि आप उस सेल्समैन की बातों में आ गए और आपने उसका प्रोडक्ट परचेज कर भी लिया। तो ये बेसिकली परसुएसिव पावर होता है। आप जाते हैं मार्केट में, आपको कपड़ा नहीं लेना था बट वो कपड़े का आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि आप वो कपड़ा खरीद लिए, दैट इज परसुएसिव पावर। अब इलेक्शन में वोट देने से पहले पॉलिटिशियन जो अपना स्पीच देते हैं और अपने स्पीच से आपका डिसीजन में बदलाव करते हैं, दैट इज परसुएसिव पावर। फ्लेक्सिबल होता है, डिबेट में भी ये काम आता है।
नाउ सेवेंथ इज इंफॉर्मेशनल पावर। इंफॉर्मेशनल पावर वैल्यूएबल यूनिक होता है, जो आपको इंफॉर्मेशन देता है उससे रिलेटेड है, जो प्रोवाइड लाइक डेटा या फैक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे मार्केट एनालिस्ट ट्रेड ट्रेंड को समझना, ये एविडेंस बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। ये नंबर देखो, डिसीजन लो। जैसे शेयर्स के क्लासेस आपने कई बार देखा होगा। आपको शेयर्स में अगर इंटरेस्ट ना हो, अगर आप क्लास देख भी लो, फिर भी आप उसका उसका जब प्रॉफिट के बारे में सोचते हो तो आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो इंफॉर्मेशनल पावर बेसिकली डेटा ड्रिवन होता है, बहुत ही पावरफुल और इमोशनल अपील हो सकती है इसमें, ठीक है। तो सिंपल है, एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। लेजिटिमेट पावर जो रियल एक्चुअल पावर होता है उसकी बात कर रहे होते हैं, जो बेसिकली किसी पर्सन को उसके अथॉरिटी की वजह से मिलता है, उसके ऑफिशियल पोजीशन की वजह से मिलता है। कोई रैंडम पर्सन आपको बोले कि ये काम मुझे कल तक करके दो, तो हो सकता है एक टाइम के लिए आप बात ना भी मानो, लेकिन वही काम आपसे आपका बॉस अगर कराना चाहे, वो बोले कि ये काम मुझे आप कल तक करके दो, तो एनी हाउ आप उसको ये काम करके दोगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ लेजिटिमेट पावर। सेकंड होता है रिवॉर्ड पावर, जहां पर हम किसी भी पर्सन को कोई रिवॉर्ड देने की बात करते हैं, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पर सामने वाले पार्टी से कोई काम करवा रहे हैं और काम करवाने के बदले हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, प्रमोशन हो गया, ठीक है, अप्रिसिएशन कराना, इंसेंटिव देना या फिर सैलरी हाइक देना, तो ये रिवॉर्ड पावर होता है। कोअर्सिव पावर, जहां पर हम कोई काम करने के लिए किसी को पनिशमेंट थ्रेट दे रहे हैं, दैट इज कोअर्सिव पावर। एक्सपर्ट पावर मतलब आपके पास ही वो एक्सपर्ट नॉलेज है, तो आपसे ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंस होंगे। रेफरेंट पावर मतलब हम जब किसी को रेफर कर रहे होते हैं उसके जैसा ही हम करना चाहते हैं वो काम, दैट इज रेफरेंट पावर। परसुएसिव पावर मतलब किसी को परसुएड करना, इन्फ्लुएंस करना, बेसिकली इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशनल पावर मतलब होता है हम डेटा ड्रिवन की बात कर रहे हैं, एक यूनिक डेटा की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल इंफॉर्मेशनल पावर होता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज साइलेंस। साइलेंस क्या होता है? क्या साइलेंस रहना भी एक कम्युनिकेशन है? मतलब मान लो हम किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, एकदम शांति से चुपचाप से बैठे हैं, तो क्या वो भी एक कम्युनिकेशन का साइन होता है? क्या सीक्रेट कम्युनिकेशन टूल है ये? क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो साइलेंस है क्या, ये हम जानेंगे। क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट होगा या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट होगा, ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी जानना है कि साइलेंस कम्युनिकेशन है भी या नहीं है। तो इसको अब हम जानते हैं। तो याद करो, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस समय क्या आप डीजे बजाते हो या फिर गाना वगैरह गाते हो या फिर बहुत ही साउंड करते हो, हल्ला करते हो, या फिर बिल्कुल चुप रहते हो? तो आप बिल्कुल यहाँ पर चुप रहते हो, है ना? चुप रहते हैं और ये एक साइन होता है सैडनेस का। तो बिल्कुल सैडनेस कहाँ है? जहाँ हम चुप है, मतलब हम क्या यहाँ पे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं? नहीं, वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं। क्या हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं? नहीं, हम कुछ लिख भी नहीं रहे हैं। हम बिल्कुल चुप है, शांत है। तो जो जो जहाँ पर कोई वर्ड्स का यूज नहीं हो, वो आपका नॉन वर्बल कैटेगरी में जाता है। दैट मीन्स साइलेंस बिल्कुल एक कम्युनिकेशन है। एंड ये कौन सा कम्युनिकेशन में काउंट होगा? ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट होगा। साइलेंस में जीरो वर्ड्स होता है, मतलब हम बिल्कुल भी वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए ये पूरा का पूरा आपका नॉन वर्बल की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि मान लो मीटिंग में आप हाँ हाँ जी बोल रहे हो, ठीक है, हाँ जी ऐसा हो सकता है, तो ये वर्ड्स का यूज किया तो ये वर्बल हुआ। लेकिन मीटिंग में कोई चुप भी तो रहता है, सिर्फ हेड को भी तो नॉड करता है, जो कि एक अग्रीमेंट का साइन को भी शो करता है। तो ये आपका नॉन वर्बल में जाएगा, जो कि अगेन साइलेंस का साइन होता है। आर्ग्यूमेंट में एक तरफ हम सॉरी बोल रहे हैं, मतलब हम यहाँ वर्ड्स का यूज करें तो ये वर्बल में आएगा। लेकिन जब किसी से लड़ाई करें उसमें हम चुप है,
अपने हैंड्स को क्रॉस करके रखे हैं, तो ये एंगर तो शो कर रहा है और साथ ही साथ ये नॉन वर्बल में एंड साइलेंस में जाएगा। इंटरव्यू में आंसर दिया, मान लो कुछ आंसर हमें आया तो हमने आंसर दिया, बट कुछ आंसर मुझे नहीं आया तो मैंने आंसर नहीं दिया। तो जो पॉज हमने लिया ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाएगा, जो कि एक साइलेंस का साइन हो जाता है, जो कि थिंकिंग कॉन्फिडेंस का साइन को शो करता है। तो ये आपका साइलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का, और एक सीक्रेट कम्युनिकेशन टूल है ये। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आज के क्लास का कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस और स्टाइल के बेसिस पर कम्युनिकेशन का क्या क्लासिफिकेशन है वो हम जानेंगे। पर्पस और स्टाइल के बेसिस पर एक हो जाता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक हो जाता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब सिंपल है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम बातचीत करेंगे, ऑफिशियल तरीके से हम बातचीत करेंगे, जिसमें मैसेज भेजने का एक हायरार्की होता है, कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं और कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए मैसेज फ्लो करता है यहाँ पर। जैसे कि बिजनेस का ईमेल हो गया, मीटिंग हो गया, ठीक है, तो ये सब आपका फॉर्मल का टाइप होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है, जहाँ पर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट के अकॉर्डिंग होती है, कोई बिना पर्सनल टच का एक क्लियर रिकॉर्ड बनाती है। पर्पस होता है इसका इंस्ट्रक्शन देना, रिपोर्ट्स को शेयर करना या फिर डिसीजन अनाउंस करना। जैसे कि फाइनेंस क्लास में सिलेबस या असाइनमेंट मान लो मैंने किसी सारे बच्चों को दिया, तो इसकी गाइडलाइंस को अगर मैं बताऊंगी तो ये एक फॉर्मल तरीके से होगा। अब जैसे कि मान लो यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का टाइम चेंज होने को है, तो जो ये टाइम चेंज होगा इसका जो मैसेज जाएगा, इसका जो नोटिस जाएगा, ये एक फॉर्मल तरीके से जाएगा, या तो सारे एम्प्लॉयज को ईमेल भेजा जाएगा या तो नोटिस भेजा जाएगा, तो ये आपका होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स को बताना है कि उनका पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने को है, पीटीएम होने को है, तो इसके लिए मुझे उसको एक नोटिस देना होगा, तो ये भी फॉर्मल तरीके से होगा। पहले मैं अपने बॉस से अप्रूवल लूंगी, एचओडी से अप्रूवल लो, फिर उसके बाद आप बेसिकली पीटीएम कंडक्ट करा सकते हैं। तो जहां पर हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बातचीत कर रहे हैं, एक ऑफिशियल तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जहां पर मैसेज को भेजने के लिए हमें एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ रहा है, वो सब आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। नाउ यहाँ पर देखोगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होता है। अब जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेनली 3 टाइप का होता है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको एक्स्ट्रा और भी दिखेगा। जैसे कि मान लो ये बॉस है, ये हो गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और ये हो गया आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो वैसे सब है, मान लो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर इनके टीम है, ठीक है, इनके टीममेट्स है। अब यहाँ पर मान लो बॉस को टाइमिंग चेंज करने का सबको इन्फॉर्मेशन देना है, तो यहाँ पे डिसाइड करने वाला कौन है? बॉस है, और बॉस इन्फॉर्मेशन किसको देना चाहता है? बाकी सब एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर मैसेज कहाँ फ्लो कर रहा है? ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है। तो जब टॉप मैनेजमेंट से नीचे तक मैसेज आता है तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैसेज किधर जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में काउंट होगा। लेकिन मान लो इस टीम में से किसी एक एम्प्लॉय को लीव लेना है, और लीव लेने के लिए इसको किससे अप्रूवल लेना होगा? अपने बॉस से। पहले तो एचओडी से लेना होगा, तो ये मैसेज जाएगा एचओडी के पास, एचओडी इसको अप्रूव करेगा, एचओडी अप्रूव करने से पहले बॉस को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब सिंपल है, जब टॉप मैनेजमेंट से नीचे एम्प्लॉय तक मैसेज जाता है, जैसे कि बॉस को ऑर्डर या पॉलिसी अपडेट करना है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में होगा। प्रिंसिपल स्टूडेंट को एग्जाम का नोटिस भेजता है, तो प्रिंसिपल हो गया टॉप में, ठीक है, और स्टूडेंट हो गया नीचे लेवल पर, तो टॉप से नीचे दैट इज डाउनवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन तब होगा जब नीचे से ऊपर जाएगा मैसेज, मतलब टीममेट से जा रहा है मैसेज बॉस तक, तो एम्प्लॉय की फीडबैक या ग्रीवियंस बॉस को जब हम बताते हैं, तो ये आपका होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में, जहां पर मोटिवेशन बढ़ती है, स्लो वर्क होता है। तो लेकिन ये स्लो वर्क होता है, जैसे कि यहाँ पर लीव अप्रूवल पहले एचओडी फिर बॉस अप्रूव करेगा, फिर एचओडी अप्रूव करेगा, तब जाकर वर्क
जब तब जाकर के वो एम्प्लॉय छुट्टी ले सकता है, ठीक है? तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन में जाएगा। चाहे मान लो किसी एम्प्लॉय को अपना फीडबैक भी शेयर करना है, तो फीडबैक शेयर करना है किसको है? बॉस को। तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। हॉरिजॉन्टल को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल कम्युनिकेशन तब होगा जब सेम लेवल के डिपार्टमेंट या कलीग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जैसे मान लो यही टीम में हम सेल्स टीम को ले लेते हैं। अब सेल्स टीम में तो मान लो 5 एम्प्लॉय है। अब 5 एम्प्लॉय में से 2 एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे से जब बात कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों का डेजिग्नेशन सेम है, दोनों का वर्क सेम है, दोनों एक ही डिपार्टमेंट से है। तो जब सब कुछ सेम हो ना, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जो बिल्कुल ही आपका सेम लेवल के डिपार्टमेंट या कलीग्स के बीच में होती है। जैसे कि सेल्स और फिनेंस टीम का कोऑर्डिनेशन जीएसटी रिपोर्ट पे, ठीक है? इससे टीम वर्क इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज डायगोनल या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, जो बेसिकली एक एडवांस टाइप होता है। जैसे मान लो सेल्स टीम और अकाउंट्स टीम, सेल्स टीम और अकाउंट्स टीम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रही है। तो यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट से दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं फॉलो की जा रही है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सेल्स टीम अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, अकाउंट टीम सेल्स डिपार्टमेंट से। तो यहाँ अलग लेवल भी है, अलग डिपार्टमेंट भी है, तो इसको डायगोनल या क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है ये हम जानेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल जान गया जहाँ पे रूल्स, हायरार्की, स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है। बातचीत करने से पहले हमें सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन यही कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कब होगा? इनफॉर्मल तब होगा मान लो एक बॉस अपना फ्रेंड से बातचीत कर रहा है, अपने फ्रेंड्स से बातचीत कर रहा है, फ्रेंड सर्कल में है। तो ये बॉस जब हमें टास्क दे रहा था तब एक पूरा एक फॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहा था। लेकिन यही जो बॉस है जब अपने दोस्तों से बातचीत करेगा तो एक कैजुअल तरीके से, अनस्ट्रक्चर तरीके से बातचीत करता है, जहां पर कोई फॉर्मल रूल्स या हायरार्की नहीं होती है। उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है? आप ही मान लीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, तो उस समय जिस तरीके से आप बातचीत करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा। तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में काउंट करेंगे। जहाँ हम पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पर बात करते हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा कैजुअल फ्रेंड है, ठीक है? वो मेरा कलीग है, तो उससे वैसे ही बातचीत करेंगे। तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इंस्टेंट होता है। जैसे दोस्ताना चिट चैट, गॉसिप या जोक्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल से डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, बट ये टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए होता है। इसे हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये जैसे लाइक कहीं से कोई भी बात कर लेता है, कोई फिक्स्ड बात नहीं होता है, सिंपल है, ठीक है? मान लो यही जो टीममेट्स है, अगर कैंटीन में बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं, ऑफिस के एरिया में ही कैंटीन में बैठचीत के बात कर रहे हैं, अपने ब्रेक के टाइम बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा। जहाँ पर कोई भी रूल नहीं होता है, बिल्कुल फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है, सोशल बेस होता है। कोई रूल कहने का मतलब है कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होता है, डायरेक्ट फेस टू फेस बात हुआ या व्हाट्सएप पे बात हुआ, ये आपका जल्दी स्प्रेड होता है और ये र्यूमर्स भी फैला सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सोशल बेस कहने का मतलब है जैसे कि दोस्ती हो गया, लंच ब्रेक में हम बातचीत कर लिए, जो एक इवेंट से शुरू होती है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ये मेनली तो ग्रेप वाइन होता है, और इसको कुछ क्लासिफिकेशन भी किया गया है। जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड चेन, एक पर्सन है, इसको कोई जानकारी मिली, अब ये दूसरा को बताएगा, फिर ये दूसरा पर्सन तीसरा को बताएगा, तीसरा चौथा को बताएगा, मतलब ऐसे ही ये बातचीत होती जाएगी। किसी को भी रैंडमली किसी को भी बता दे रहा है, ठीक है? तो एक पर्सन दूसरे को बताता है, फिर वो तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथा को बताएगा, तो लीनियर तरीके से बातचीत फैलती जाती है। तो एक स्टूडेंट दूसरे को कॉलेज कैंटीन में कोई नया एग्जाम रूमर बताया कि इस एग्जाम में ना ये टीचर आई थी और इसने चीटिंग किया तो उसको पकड़ा, ठीक है? फिर ये इन्फॉर्मेशन रैंडमली किसी और को बताया, फिर इसने किसी और को रैंडमली बताया, फिर किसी और को, एंड ये एक सिंगल चेन के जैसा बढ़ता गया। तो दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंड चेन। नाउ नेक्स्ट इज
गॉसिप चेन मतलब क्या होता है? एक ही बंदा मल्टीपल लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देगा एक ही टाइम पर। गॉसिप जो बोलते हैं ना, ये एक पर्सन है, मान लो इसको कोई जानकारी मिली, सेम टाइम पर इसने ये इन्फॉर्मेशन 4 लोगों को दिया। तो ये आपका गॉसिप चेन होता है। जैसे टीचर स्टाफ रूम में सबको यूट्यूब वर्कशॉप की खबर दे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी चेन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हम रैंडमली किसी को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल वे में। ऑफिस में कैजुअल तरीके से हमने बताया नई पॉलिसी आ रही है, तो किसी को भी रैंडमली जब बताते हैं, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी चेन। क्लस्टर मतलब होता है हम कुछ सिलेक्टेड को ही बताते हैं। ऑफिस में तो 100 एम्प्लॉय है, अब इस 100 एम्प्लॉय में से ना सिर्फ 10 एम्प्लॉय है जो मेरे क्लोज ग्रुप में है, तो मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन देना है ना, मैं ये सिर्फ अपने ही ग्रुप को दूंगी। तो ये आपका क्लस्टर चेन हो जाएगा। जो एक सिलेक्टेड ग्रुप को इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, ये पूरे 100 को नहीं, सिर्फ 10 को दी जा रही है, तो दिस इज अ क्लस्टर चेन। तो यहाँ पे सारा एग्जांपल आप देख सकते हो। सिंगल स्ट्रैंड में एक को बताया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। गॉसिप में एक ही पर्सन सेम समय पर बाकी सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना? प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर इतने लोग हैं, बट इसको इन्फॉर्मेशन मिला तो इसने इसको बताया, इसको नहीं बताया है। फिर ये इसको, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी को भी रैंडमली किसी को भी बता दे रहा है, यहाँ कोई चेन को फॉलो नहीं की जा रही है। क्लस्टर में हम सिर्फ अपने ग्रुप को, सिलेक्टेड ग्रुप को ही वो इन्फॉर्मेशन देंगे, सबको नहीं देंगे। तो फॉर्मल जहां पर एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की को फॉलो की जाती है, ऑफिशियल चैनल जैसे कि ईमेल या मेमोज भेजने के लिए। इनफॉर्मल बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड, स्पॉन्टेनियस, चिटचैट जैसा होता है। फॉर्मल में हम कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन या डिसीजन देते हैं। इनफॉर्मल में पर्सनल बॉन्डिंग होती है। फॉर्मल में प्रोफेशनल, कोई स्लैंग्स नहीं, कोई लाइक कोई भी उल्टा फुल्टा वर्ड नहीं, आप बहुत ही सीरियस और प्रिसाइज बातचीत करते हो। इनफॉर्मल में कैजुअल स्लैंग्स का यूज करना, जोक्स, ये सब अलाउड होते हैं, फ्रेंडली वाइब्स होता है, ठीक है? फॉर्मल में और इनफॉर्मल में फॉर्मल थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि हमें अप्रूवल्स लेनी पड़ सकती है। जैसे कि लीव के टाइम हम पहले ही अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अप्रूवल मिलने में समय लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इनफॉर्मल फास्ट और इंस्टेंट होता है, ठीक है? फॉर्मल रिकॉर्डेड होता है, क्योंकि आपके पास हर चीज का एक रिपोर्ट, ईमेल, एक एविडेंस रहता है। लेकिन इनफॉर्मल बेसिकली वर्बल होने की वजह से कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, आप भूल भी सकते हो ऐसे बातचीत को। फॉर्मल जैसे कि बॉस को फिनेंस के टीम को जीएसटी के मेमोज शेयर करने हैं, ठीक है? या फिर कॉलेज में प्रिंसिपल को कोई नोटिस भेजना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में काउंट होगा। इनफॉर्मल जैसे कि लंच में कलीग आपस में बैठ के यूट्यूब वर्कशॉप का गॉसिप कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे कोई डाउट को शेयर कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम आगे देखेंगे ये मास कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम जान गए। अब मास कम्युनिकेशन पे चलते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम भेज रहे हैं, वो एक पर्सन से मेनी पर्सन तक जा रहा है, मतलब मिलियंस ऑफ लोगों तक जा रहा है। जो बेसिकली इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन हम टीवी पे देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम रेडियो पे देखते हैं, वो कोई लिमिटेड लोगों को नहीं जाएगा, वो आपका किसी को भी जा सकता है। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब है, मास मतलब लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस को शो कर रहा है। ये लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस तक पहुंचने वाला जो मैसेज होता है, उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। टीवी हुआ, रेडियो हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, इंटरनेट हुआ, सोशल मीडिया के थ्रू जो इंफॉर्मेशन जाता है, दैट इज वन टू मेनी मॉडल इसको बोलते हैं। किसी एक इन्फ्लुएंसर ने किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब वो इंस्टाग्राम के हेल्प से काफी ज्यादा लोगों तक जा पा रहा है, तो ये आपका मास कम्युनिकेशन में जाएगा।
ये प्रोसेस सिंगल सोर्स से मल्टीपल रिसीवर तक जाता है। एक सिंगल सोर्स है, सिर्फ किसी एक पर्सन ने वो वीडियो बनाया है, अब वो मल्टीपल रिसीवर तक जाएगा। तो ये प्रोफेशनल प्रोडक्शन के साथ भी हो सकता है, अनप्रोफेशनल भी हो सकता है। तो लार्ज ऑडियंस जैसे कि मिलियंस लोगों तक पहुंचती है एक साथ, ठीक है। नेशनल न्यूज़ पर ब्रॉडकास्ट की जाती है, जैसे कि आज तक का हम बात कर लो। आज तक में एक टाइम पर एक न्यूज़ आ रहा है, मान लो 8 बजे कोई न्यूज़ आ रहा है। अब ये एक ही समय पर ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लोग देख सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस का, तो ये आपका मास कम्युनिकेशन में जाएगा। मीडिएटेड चैनल होता है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, यहाँ पर डायरेक्ट फेस टू फेस हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर टीवी पर हम उस लेडी को देख रहे हैं न्यूज़ देते हुए, और हम यहाँ बैठ करके ये टीवी देख रहे हैं, अपने सोफे पर बैठ करके ये टीवी देख रहे होते हैं। तो ये मीडिएटेड चैनल होता है। लिमिटेड फीडबैक होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी न्यूज़ एंकर जो है, जो कुछ भी बता रही है, क्या यहाँ पर इसको आप ये फीडबैक दे सकते हैं कि नहीं ये न्यूज़ गलत है या फिर ये न्यूज़ इनकम्प्लीट है? नहीं। तो लिमिटेड फीडबैक होती है, वन वे फ्लो होता है, ऑडियंस इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कई बार यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर, फीडबैक नंबर दे दी जाती है, तो वहाँ पर भी आपको रिस्पॉन्स करने से आपका समय लग जाता है, ठीक है? तो दिस इज द मास कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन? अब कभी-कभी देखा होगा ना, कोई कोई स्पिरिट से बात करता है, एंसेस्टर्स या हायर कॉन्शियस से कनेक्ट करना, मेडिटेशन करना, ये सब आपका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में जाता है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति अपने से परे, स्पिरिचुअल हुआ, माइस्टिकल हुआ या डिवाइन से कनेक्ट करना हुआ, ये सब आपका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में जाएगा। ये इंट्रापर्सनल नहीं होता है, क्योंकि इंट्रा में क्या होता है, हम खुद से बात कर रहे होते हैं, कोई एक इंडिविजुअल अपने से बात कर रहा होता है। लेकिन आपका ट्रांसपर्सनल में क्या है कि आप स्पिरिचुअल फोकस्ड होते हैं, नॉन फिजिकल होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव, आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ होता है ये। जैसे ये इमेज आप देख करके क्या अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो पर्सन है ये मेडिटेशन कर रहा है, काफी ज्यादा एक बोलते हैं ना मुक्ति पाना, उस टाइप का हो सकता है। डिवाइन एनर्जी हो गया ये सब, माइंड या बॉडी से ऊपर जो होता है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन? क्लासरूम कम्युनिकेशन सिंपल है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात करी है, ग्रुप डायनामिक का कोर होता है, जहां पर वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन फॉर्म सब होता है कम्युनिकेशन। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक टीचर है, ये पढ़ा रही है, बाकी सब बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन 3 मोड पे डिवाइडेड रहता है। एक वर्बल, जहां पर टीचर लेक्चर देती है, डिस्कशन या क्वेश्चंस पूछती है। नॉन वर्बल जैसे बॉडी लैंग्वेज हुआ, आई कांटेक्ट हुआ। रिटन मतलब नोट, असाइनमेंट या व्हाइट बोर्ड्स की हम बात कर रहे होते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन सिंपल है, मतलब 3 या उससे ज्यादा लोग के बीच में जब मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है, तो वो आपका ग्रुप कम्युनिकेशन में होगा। इंटरेस्ट या गोल के बारे में कोई आइडियाज शेयर करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, ये सब आपका ग्रुप कम्युनिकेशन में जाएगा। ये इंटरपर्सनल का एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्यों इंटरपर्सनल का? क्योंकि इंटरपर्सनल में क्या होता है, हम दो या दो दो लोगों का बीच का बातचीत का करते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा का पर्सन का बातचीत हो रहा है, ठीक है। कोई डिस्कशन, मीटिंग या सेमिनार हो गया। फीडबैक यहाँ इंस्टेंट मिलती है पर लिमिटेड होती है, और प्राइमरी ग्रुप यहाँ पर फैमिली फ्रेंड होते हैं, एंड सेकेंडरी टेम्पोररी सेमिनार्स, ठीक है। तो आपका ग्रुप 1 टू मैनी भी हो सकता है, जैसे कि टीचर हुआ, वो फिनेंस का लेक्चर दे रहे हैं क्लास में, तो टीचर एक है और सुनने वाले 48 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 1 टू मैनी कम्युनिकेशन होगा। एक सेंडर है, मल्टीपल रिसीवर हो गया। मैनी टू मैनी, तो मैनी टू मैनी मतलब मान लो टू वे हो गया ये, ठीक है। जैसे कि ग्रुप में ही मान लो 10 बच्चा इधर बैठा है और 10 बच्चा इधर बैठा है, ये कुछ बोल रहा है, ये फिर सुन रहा है, और फिर ये कुछ बोल रहा है। दिस इज मैनी टू मैनी, ठीक है। जहाँ की व्हाट्सएप ग्रुप की अगर हम बात कर ले, तो ग्रुप पे भी देखा होगा मैनी टू वन। जैसे कि मान लो जब आप कोई गलती करके घर पे आओ, तो गलती आपने की है, बट सुनने के लिए आपको अपने मदर से, फादर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर सबसे सुनने को मिल रहा है, तो दिस इज योर मैनी टू वन। दिस इज मैनी एंड मैनी टू वन, ठीक है। तो ये सब आपका ग्रुप कम्युनिकेशन जाएगा। नाउ यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।